नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, शिक्षक बंधु का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 12 की बात करेंगे। और इस क्लास नंबर 12 में साथियों 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और जो सीडीपी बाल विकास में 30 में से 28 प्लस लाना है, ये जो क्वेश्चन की भूमिका है, इतना स्कोर लाने का, इतना 30 में से 28 अंक प्राप्त करने का, इन प्रश्नों की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों को फीडबैक करना है, क्योंकि आपका फीडबैक यहाँ पर सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। पहला प्रश्न है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विद्यालय को, माता पिता एवं परिवार को, समुदाय को या जन संचार माध्यम को कहा जाता है। देखिए, बालक बालिकाओं की बात कर रहे हैं, विद्यार्थी शिक्षार्थियों की बात कर रहे हैं और सामाजिक विकास की आधारभूत अभिकरण की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर माता पिता एवं परिवार, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है, विद्यालय का कार्य होता है, जैसे हमारे कार्य होते हैं स्टडी करना, सुबह उठना, फ्रेश होना, वैसे ही दोस्तों आपके एग्जाम पर पूछा जाता है बाल विकास में कि विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, या संस्कृत के नए प्रारूपों का निर्माण करना, या उपरोक्त सभी कमेंट करिए। अब देखिए, ऑप्शन से ही हमें पता चल जाता है कि संस्कृत का संरक्षण, परिष्करण और नए प्रारूपों का निर्माण, यानी संस्कृत जो शब्द है, संस्कृति हमारा तीनों ऑप्शन में दिया गया है और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 90% जो है सही होने के चांसेज हो जाते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है साथियों, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या संचार माध्यम का। सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सभी मेरे प्यारे भाई बहन, प्रत्येक परिवार के आप लोग हिस्सा हैं, सदस्य हैं, सभी कमेंट करें और इस परिवार को लाइक शेयर करते रहें। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है, सभी कमेंट करें। देखिए, सबके अपनी अपनी रुचि होगी, अपने अपने जो मत होगा कि हमारा खेल होगा, बाल साहित्य होगा, दिनचर्या होगा, संचार माध्यम होगा। लेकिन आकाशवाणी आज कह रही है कि बच्चों के सामाजिक विकास में जिसका विशेष महत्व होता है वह होता है खेल, स्पोर्ट्स। कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है, चलने लगता है 4 से 5, तो वो स्पोर्ट यानी कि कुछ न कुछ खेलने की ओर जो है प्रगतिशील होता है या खेलने की ओर उत्साहित होता है, उत्सुक होता है। तो विशेष महत्व बच्चों के सामाजिक विकास में किसका होता है, खेल से होता है। क्योंकि खेल वह अकेले नहीं खेल सकता, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्किल में खेलेगा, तो वही सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। काफ़ी बार प्रश्न होता। देखिए, विद्यार्थियों को या बालक बालिकाओं को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है क्योंकि ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। जब विद्यार्थी विद्यालय में खेलेंगे, अपना ग्रुप होगा, समूह होगा, अपने समूह में खेलते हैं तो एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है, सहयोग में संतुलित करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें विकास होता है। इसलिए आपका विद्यार्थियों को जो है या बालक बालिकाओं विद्यालय में खेलना उचित माना जाता है। पांचवा प्रश्न क्या है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य दिया गया है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रश्न को एक बार रिपीट करूंगा। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। विद्यालय और समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, यानी विद्यालय जो है समाजीकरण का पहला मुख्य कारक, या समाजीकरण का पहला मुख्य कारण आपका यहाँ पे विद्यालय दिया गया है। क्या यह सत्य है, सभी कमेंट कीजिए। विद्यालय समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। या ऑप्शन नंबर डी आप चूज करेंगे कि समाजीकरण में विद्यालय को बहुत थोड़ी भूमिका होती है। सभी कमेंट करें। देखिए, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जो हमारा सत्यता की ओर कथन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय और समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय होता है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि हमने जस्ट पिछला ही क्वेश्चन किया था कि खेल के माध्यम से समाजीकरण का विकास होता है,
ठीक है, क्योंकि खेल में और खेल ज़्यादातर कहाँ खेलना चाहिए, विद्यालय में खेलना चाहिए, तो फिर आपका समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण कारक आपका विद्यालय ही होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करता है। दोषिता में, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है समाजीकरण होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता की बात करेंगे, यहाँ पे दुश्चिंता हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो शिक्षकों को ये सलाह दी जाती, जब आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, आपकी नियुक्ति होगी, जब विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, देखिए वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त जो है यह समाजीकरण में सहायता करता है। ये क्या है, यहाँ पे समाजीकरण में सहायता करता है। सातवां प्रश्न बेमिसाल प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। देखिए उस पर हमने क्या विद्यालय किया था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है समाजीकरण का एक प्रमुख कारक, और जो परिवार फैमिली दिया होता है उसका नाम सर्वोपरि आता है समाजीकरण में। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो समाजीकरण की परिभाषा सीखता है, समाजीकरण के बारे में परिवार से ही ज़्यादातर शुरुआत होती है। आठवां प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सभी लोग जानते हैं जनसंचार यानी कि हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हम सब जुड़े हुए हैं। फेसबुक हमारे पेज पर है बना, आपने अगर फॉलो नहीं की, वहाँ पे हज़ारों, लगभग 6 से 7 हज़ार लोग वहाँ पे फॉलो कर चुके हैं हमें फेसबुक पेज पर। तो आप लोग भी जायसवाल कोचिंग सेंटर अपने टीटी फैमिली को फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यानी सोशल मीडिया की बात करें, जनसंचार माध्यम समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इनमें से दिए कथनों में से सबसे उपयुक्त और उचित कथन कौन सा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 4 कथन आप लोगों के स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है या कौन सा कथन जो है जनसंचार के माध्यम से जो समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, उसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। देखिए जनसंचार की माध्यम की अगर बात करें समाजीकरण पर, कि जनसंचार माध्यमों की जो पहुंच है वह बढ़ रही है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को भी प्रभावित करती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा कथन सही हो जाएगा। जनसंचार माध्यम की बात करेंगे, सोशल मीडिया की बात करेंगे, समाजीकरण के संदर्भ की बात कर रहे हैं। 9वां प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। काफ़ी बार टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न, चाहे हम एमपी टेट की बात करें, सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम की बात करें, बाल विकास सभी में सेम है। आप लोग बहुत ही कमेंट करते हैं सर सी टेट की तैयारी करवाइए, शुरुआत से करवाइए, एमपी टेट की करवाइए, यूपी टेट के रीट की। देखिए सारे बाल विकास सीडीपी और कहीं नहीं, सारे एक ही सिलेबस होता है, आपको केवल घुमाया जा रहा है। तो मैं घुमाने की कोशिश नहीं करता हूँ, जो चीज़ें हैं सही यहाँ पे प्रश्नों की करने की कोशिश करते हैं। तो हर एक प्रश्न आप लोग अटेंड करें, और जहाँ से भी आपको प्रश्न मिले जितना ज़्यादा हो सके उतने प्रश्न आप लोग अटेंड करें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो दोस्तों कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगी। देखिए सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी, देखिए परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, ये क्या कहलाते हैं, सक्रिय एजेंसी कहलाते हैं। और सार्वजनिक जो पुस्तकालय का होता है यहाँ पे निष्क्रिय एजेंसी कहला जाएगा। अब सक्रिय निष्क्रिय आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और समझते भी हैं। आई होप आप लोग अच्छे तरीके भी हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोग फीडबैक भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दोस्तों अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है। यानी अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता कौन कौन सी है। देखिए अत्यधिक दंडात्मक, ये होती है अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता। कठोर हो जाएगा, आज्ञाकारिता की मांग, ये तीनों होंगे। लेकिन सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान, यह अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न था, डी ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या दिया गया है कि वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, ये क्या दर्शाता होगा। हमेशा ऐसा देखते होंगे हमारे माता पिता कुछ भी गलती करते हैं तो कुछ ना कुछ बस डंडा कुछ भी उठाए दे दिए, ठीक है। ये चलिए एक तो हंसने वाली बात हो गई और नॉर्मल सी बात है। हर एक माता पिता का एक कर्तव्य होता है, या जब आप लोग इस भूमिका पर स्वयं होंगे, कुछ लोग या होने वाले हैं या होंगे आगे चलकर, तो आपको ऑलरेडी सारे कुछ पता चल जाती है।
कि माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, यह क्या दर्शाता है? असंबद्ध या भावात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ, या परिवरिश की बात करेंगे, परिवरिश की ही बात करेंगे। जो भावात्मक रूप से ना जुड़ा हो उसे हम असंबद्ध परिवरिश कहते हैं। अनुमोदक परिवरिश की बात करेंगे, आधिकारिक परिवरिश की बात कर रहे हैं, या अधिकारवादी परिवरिश की बात कर रहे हैं। तो ये माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं, वे क्या है दोस्तों? अनुमोदक परवरिश की बात करेंगे। क्या ये अनुमोदक सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ना ही आपका आधिकारिक सही होगा। यहाँ पे अधिकारवादी परिवरिश की हो जाएगी, क्योंकि दंडित करने में विश्वास करते हैं, मतलब अधिकारवादी परिवरिश। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आप लोगों को क्या मत है, आप लोगों को क्या फीडबैक है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। साथियों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? यानी माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता, यानी हमेशा देखते हैं जब बच्चे असफल हो जाते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, उनसे उस असफलता या उस सोच से, निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए समर्थन देते हैं और उसकी मदद भी करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई कीजिए, नेक्स्ट बार आपका होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ों जो है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, यही आपको बताना है। देखिए, इसके लिए बेस्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। पेडागॉजी की बात करूँगा, बाल विकास की, कि सुनना और सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसर पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमता पर नहीं करना है, सीखने के अवसर पर ध्यान केंद्रित करना है कि आपको एक अवसर मिल गया है सीखने को, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, इनमें से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी या हम कह सकते हैं अथॉरिटेरियन की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, विलक्षणता, सभी लोग इस शब्द से परिचित होंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि अमित्र, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी, ये सभी विलक्षणता आपके हैं। लेकिन स्वतंत्रता जो होती है, स्वतंत्र, ये दोस्तों एक बच्चे की विलक्षणता नहीं होती जिसके माता पिता आपके अथॉरिटेरियन होते हैं या अधिनायकवादी होते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा है प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है, समझिएगा। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं। विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को किसके माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है? विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के किसके माध्यम से, अब आपको माध्यम बताना है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी रिश्ते बनाने में सुरक्षित अवसर की बात करते हैं उसमें स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिए। इनमें से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार या कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं? जो आचरण विचार, और इसे क्या कहते हैं, कंडक्टर डिसऑर्डर। ठीक है, जो आचरण से पीड़ित होते हैं विशेष रूप से बच्चे, उनको कंडक्टर डिसऑर्डर बोला जाता है। तो दोस्तों, ऐसी थेरेपी बताना है आपको, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की होगी, या हम कह रहे हैं कार्यात्मक परिवार थेरेपी, या आपके प्रणालीगत फैमिली थेरेपी की बात करेंगे, या साथियों बात कर रहे हैं प्ले थेरेपी की। देखिए, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है जो जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण का विकार से जो या कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उनके जो दोस्तों प्रबंधन करने के लिए जो दी जाती है वह है पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न है, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो सभी लोग जानते हैं खेल की मैदान की बात कर रहे हैं, विद्यालय एवं कक्षा की बात कर रहे हैं, ऑडिटोरियम या गृहकार। तो सभी लोग जानते हैं विद्यालय एवं कक्षा में जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय और कक्षा की बात कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, 17th नंबर प्रश्न है। और सभी को पता है इस क्लास में हम 30 नहीं बल्कि यहाँ पे 25 प्रश्न ही कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट पूर्वक अपना 25 में से बेस्ट स्कोर जरूर फीडबैक करें। दोस्तों अगला प्रश्न है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति हो गई है। इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? आप लोग देखते होंगे जो आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को एक वैकल्पिक धारणाएं यानी एक विकल्प के रूप में कहा जाने लगा। तो ये एक जो प्रवृत्ति है दोस्तों, इस प्रवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं? 4 ऑप्शन बेहतरीन दिए गए हैं। तो डायरेक्टली हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, ये हमारा कहा जा सकता है। बाकी आपका जो भी फीडबैक हो ज़रूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। इनमें से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? अब देखिए प्राइमरी लेवल कोई भी 4-5 साल का बच्चा है, उसको तो लगता है कि हम जाते हैं डेयरी पर दूध लेने जाते हैं या दूध बूथ पर जाते हैं तो वहाँ पे मशीन द्वारा दूध का उत्पादन ही होता होगा जहाँ से हम लेते हैं। उसको नहीं पता कि गाय भैंसे या जानवरों से हमें ठीक है पशुपालन से जो हम करते हैं पशुओं से हमें दूध मिलता है। ठीक है, तो उनको बच्चों को ये नहीं पता होता है क्योंकि बच्चा 3 साल का तो बच्चा ही है। ठीक है, बच्चा अभी चलना प्रारंभ किया है, थोड़ा बहुत दौड़ना प्रारंभ किया है। ठीक है, तो इस पर जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण की बात करें तो ये बहुत बार दोस्तों आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, चाहे एमसी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट की बात करें। देखिए बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। वो अपने अनुभव अपना शेयर कर रहा है, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा है कि जहाँ मैं दूध बूथ पर दूध लेने जाता हूँ उसी मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जो है पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त होती है? वस्तु स्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामा अवस्था जन्म से 2 वर्ष पूर्व परिचालन अवस्था होती है, यह होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था या मूर्त परिचालन अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिचालन अवस्था ये 11 वर्ष से आगे होती है। तो यहाँ पे दिया गया वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो जीन पियाजे जी ने विकास के किस चरण से प्राप्त हो जाता है? तो वह आपके संवेदी गामक जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था पर वस्तु स्थायित्व की अवधारणा जो है संवेदी गामक चरण अवस्था पर या इस चरण में प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। तो स्वजागरूकता स्वयं से जागरूक होना, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, योजना बनाना, स्वयं योजना बनाना, स्वयं समीक्षा करना, स्वयं संशोधन करना, ये किससे अंतर्निहित है? तो ये संज्ञान बोध से अंतर्निहित हो जाएगा। चलिए 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इनमें से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? देखिए पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा कौन कौन से है? पूर्व संक्रियात्मक कौन आता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था आती है, जीन पियाजे जी की दूसरी अवस्था जो है। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है, अहम मनता होती है, अनुक्रमणीयता होती है, लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास आपके पूर्व संक्रियात्मक की सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी कमेंट करें यहाँ पे प्रतीकात्मक विचार का विकास किस अवस्था पर होता है जीन पियाजे जी की, जरूर कमेंट करेगा। कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त मतलब हम बात कर रहे हैं, सभी को पता होगा किसकी बात कर रहे हैं, 7 से लेकर 11 वर्ष तक जीन पियाजे जी की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था में प्रमुख कौशल एक है सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं, या आपके संजीवात्मक चिंतन की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी को पता है कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था में प्रमुख कौशल में से एक जो है सुरक्षित रखने की योग्यता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके क्या है? अनुभव से ही या अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके। तो पियाजे जी के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप कहा जाता है या मानसिक उपकरण कहा जाता है।
तो राइट ऑप्शन सभी को पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम स्कीमा की बात कर रहे हैं। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। जो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके उनको स्कीमा कहते हैं। अगला प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और करेंगे। 25 प्रश्न टोटल है इस क्लास पर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था का काल बच्चे को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता की बात कर रहे हैं या वर्तुल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था का काल बच्चे को क्या विशेषित करता है? विचारों की अनुक्रमणीयता को विशेषित करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी ही इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयास से होता है, वह आपका ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, पूर्व परिचालन है, ठोस अवस्था है या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करें, यह ज्ञानेंद्रिय अवस्था ही होगा, क्योंकि जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित वह अवस्था वह ज्ञानेंद्रिय अवस्था है जहां संज्ञानात्मक विकास बालक अपने ही इंद्रियों का प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने में प्रयास होता है। तो अपनी इंद्रियों का प्रयोग ज्ञानेंद्रिय अवस्था, तो अपने आप में क्वेश्चन और आंसर का मेल हो रहा है। तो ये भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक क्लास आप लोग अटेंड करें। और इसके पहले दोस्तों कल की जो हमारी क्लास थी मैथ्स की, बेहतरीन हमने 50 लाजवाब क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल को विजिट कीजिए। बेहतरीन क्लास आपके मैथ्स के, और मैथ्स से जो हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं उसमें से आपका पूरा मैथ्स का जो है कंसेप्ट के 15 में से 15 कन्फर्म होंगे। और साथ ही पेडागोजी की क्लास अगर आपने कंप्लीट कर ली तो मैथ्स में भी आप लोग 30 में से 28 प्लस का स्कोर का जो सपना है, ड्रीम्स है, वो ज़रूर प्राप्त होगा। यानी पूरी तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर प्राप्त करने की है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर है। तो साथियों, मैं आपके साथ जायसवाल सर, विजय जायसवाल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।